किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? यहाँ पर प्रश्न क्या है? किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक चालकता किस धातु की होती है? आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी। चांदी यानी कि अर्जेंटम, एजी अर्जेंटम। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है, और चालकता जिसका सबसे अधिक होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध भी शून्य होता है। इसका प्रतिरोध क्या होगा? शून्य होगा। प्रतिरोध क्या होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत। ओजोन परत। ओजोन परत जो होता है वायुमंडल में, वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? वायुमंडल के किस मंडल या किस परत पर पाया जाता है? वायुमंडल के किस परत पर पाया जाता है? तो समताप मंडल। क्या हो जाएगा आंसर? ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन जो है, ओजोन ओजोन जो है वह रक्षा करती है किससे? ओजोन जो है वह किस किरण से रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी। पराबैंगनी। पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है उससे रक्षा करती है कौन? ओजोन परत। ओजोन परत। अगला प्रश्न है, नियोन लैंप। नियोन लैंप। नियोन गैस के द्वारा जो लैंप लैंप का प्रयोग, लैंप में जो नियोन गैस का प्रयोग करते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? लैंप, नियोन लैंप जो होता है, नियोन लैंप, उसका आविष्कार किसने किया था? नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? शेमुअल कोहेन। शेमुअल कोहेन। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? शेमुअल कोहेन। समताप मंडल में अंजलि कुमारी जी, चांदनी। चांदनी नहीं, सॉरी, चांदी है। सही है, आपका आंसर चांदी है। क्या है? नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? शेमुअल कोहेन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक में प्रोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत चुंबक जो होता है, विद्युत चुंबक, उसमें प्रोट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोट के रूप में। प्रोट के रूप में किस धातु का प्रयोग करते हैं? प्रोट के रूप में किस धातु का प्रयोग करते हैं? मृदु लोहा का। प्रोट के रूप में मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं। प्रोट के रूप में मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? गैसों के विसरण का सिद्धांत। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर क्या हो जाएगा? ग्राहम। ग्राहम ने गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया था। ग्राहम ने गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है प्रश्न? प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। प्रथम उपग्रह। प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। और इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 19 अप्रैल 1975। और इसका डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट। यहाँ पर डेट भी देखना है, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि मापने में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? पौधे की जो वृद्धि होती है, यानी कि पौधा जो वृद्धि करता है वह मापते हैं किस यंत्र के द्वारा? पौधा का जो वृद्धि होता है वह मापते हैं किस यंत्र के द्वारा? तो क्या हो जाएगा आंसर? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। क्रेस्कोग्राफ में पौधे की वृद्धि को मापते हैं। क्रेस्कोग्राफ में। क्रेस्कोग्राफ में। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है प्रश्न? समुद्र के पानी में लवणता। लवणता, समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र के पानी जो होता है उसमें जो लवणता होता है वो किसके कारण होता है? लवणता। लवणता किसके कारण होता है? तो सोडियम क्लोराइड के द्वारा। सोडियम क्लोराइड के द्वारा, NaCl। सोडियम क्लोराइड के द्वारा। सोडियम क्लोराइड के द्वारा। और सोडियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ही क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। टेबल
टेबल साल्ट। टेबल साल्ट किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को ही टेबल साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कि शरीर में जो पसली का हड्डी होता है, शरीर में पसलियों की जो हड्डी होती है, पसलियों की हड्डी, उसकी संख्या कितनी होती है? शरीर में पसलियों की कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 24। 24 हड्डी है। शरीर की पसली में कितनी हड्डी है? 24 हड्डी है। 19 अप्रैल 1975 सही है। डेट को भी याद रखेंगे। 24 हो जाएगा पसली की हड्डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग यानी गति जो होता है, वो सबसे कम होता है कहाँ? सबसे कम होता है किस माध्यम में? सबसे कम होता है तो कांच में। प्रकाश का वेग जो होता है कांच में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और सबसे अधिक कहाँ होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में हो जाएगा, निर्वात में। निर्वात में, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। सबसे अधिक होता है कहाँ? निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापा जाता है। मापक यंत्र आप लोगों को बताए थे, मापक यंत्र जो आप लोगों को बताए थे, उसमें ये सब प्रश्न था और वही रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों को आंसर तो याद हो ही गया होगा। समुद्र की गहराई मापा जाता है, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। समुद्र की गहराई मापते हैं फैदोमीटर में। कुमारी माया जी, फैदोमीटर, लगता है आपको याद हो गया है। फैदोमीटर सही है, फैदोमीटर में मापते हैं समुद्र की गहराई। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गैसोहोल निम्न के मिश्रण से बनता है। यानी कि गैसोहोल जो होता है, गैसोहोल जो बनता है वह किसके मिश्रण से बनता है? गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है? गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है? गैसोहोल पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनता है, पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। अगला प्रश्न देखेंगे, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखने खाने वाले दर्पण होते हैं। यानी कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर? उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। और उसका हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट हो गया, या सेविंग में, सेविंग, सेविंग में जो, सेविंग यानी कि सैलून में जो प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उसमें अवतल का, अवतल, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हेडलाइट में और सेविंग में, सेविंग में यानी कि सैलून में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है, जब एक गैस के पात्र में, गैस के पात्र में, यानी कि गैस का जो सिलेंडर, सिलेंडर को क्या कहते हैं? हम पात्र कह सकते हैं सिलेंडर को। तो उसमें अगर गैस जो है उसमें अगर हम दबाव डालते हैं, दबाव डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? द्रव्यमान में, द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो आप लोगों को पता होगा कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। आयतन परिवर्तित हो सकता है, आकृति उसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। अगर 1 kg उसमें है गैस और हम अगर दबाव डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, फिर भी वह कितना रहेगा? 1 kg ही रहेगा। तो इसलिए क्या कहेंगे? द्रव्यमान जो होता है अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? यानी कि बीसीजी क्या है? बीसीजी एक टीका है, बीसीजी एक टीका है, बीसीजी क्या है? एक टीका है, टीका है। और यह किस रोग में, किस रोग में लगाया जाता है? किस रोग के निवारण के लिए लगाया जाता है बीसीजी टीका?
तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी कहते हैं, टीबी। टीबी कहते हैं, टीबी। टीबी नहीं, टीबी। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कॉलमेट गुलिरिन। बेसिलस कॉलमेट गुलिरिन। बेसिलस कॉलमेट गुलिरिन होता है बीसीजी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? मैलाकाइट जो होता है, मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? यानी कि मैलाकाइट जो है वह किस धातु का अयस्क है? मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तांबे का। मैलाकाइट जो है वह तांबे का अयस्क है या खनिज है, तांबे का। तांबे का। अगला प्रश्न देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या होता है? लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का जो एसआई इकाई होता है, एसआई इकाई जो होता है वो क्या होता है? तांबा। सही आंसर, तांबा। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, डायोप्टर। लेंस के एसआई इकाई का, एसआई इकाई क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, डायोप्टर। सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, कैलिवन पैमाने, केल्विन है, सॉरी केल्विन है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? यानी कि जल, जल का जो, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जल जो उबलता है वह कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, उसको केल्विन में पूछा गया है। केल्विन में, केल्विन में कितने केल्विन पर जल उबलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 373 केल्विन, 373 केल्विन। और अगर सेल्सियस में पूछे तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के ऊतकों की वृद्धि, यानी कि शरीर में जो ऊतक होता है, ऊतक होता है, उसके वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। ऊतक के वृद्धि, विकास और सुधार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऊतक के, शरीर में जो ऊतक होता है उसके वृद्धि में, विकास में और सुधार में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन। प्रोटीन के द्वारा शरीर के जो ऊतक होता है उसमें वृद्धि, विकास और सुधार किया जाता है प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। और प्रोटीन कैसे बनता है? तो अमीनो अम्ल के द्वारा, अमीनो, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल के द्वारा, अमीनो अम्ल के द्वारा, अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? कौन सा बीमारी जो है, बीमारी, कौन सा बीमारी ट्रिपल एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है, प्रतिरक्षित नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड जो है, टाइफाइड जो है ट्रिपल एंटीजन के रूप में प्रतिरक्षित नहीं है, टाइफाइड, टाइफाइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? संगमरमर का, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO3।
CaCO3। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाले गैस का नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस को, इसी को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस किसे किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कैलामाइन। कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन जो है अयस्क है। कैलामाइन अयस्क है। कैलामाइन अयस्क है किसका? कैलामाइन अयस्क है टाइफाइड। सही आंसर। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का। कैलामाइन जिंक। जिंक Zn जिंक का अयस्क है। अगला प्रश्न है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना है? 2.2 है। नींबू का पीएच मान 2.2 है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2.2 अगर पीएच मान है तो यह अम्लीय है या क्षारीय है? अम्लीय है या क्षारीय, आप लोग बताइएगा। 2.2 होता है नींबू का पीएच मान। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? मानव रक्त का घटक नहीं है। मानव रक्त का घटक नहीं है। मानव रक्त का घटक नहीं, तो रक्त में आप लोगों को पता होगा कि रक्त में क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेस, प्लेटलेस, ये सब होता है। क्या होता है रक्त में? अंजलि कुमारी जी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सही है आपका। अगले प्रश्न पर आइएगा। कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो रक्त में क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेस होता है, और कुछ हार्मोन भी होता है, जैसे फाइब्रिनोजेन होता है और हिपेरिन, ये सब होता है। तो क्या होगा? डीएनए जो है, डीएनए, डीएनए क्या होगा? रक्त का घटक नहीं है। डीएनए रक्त का घटक नहीं है। डीएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में, केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में होता है डीएनए। डीएनए, डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या होता है? केंद्रक में होता है। डीएनए, डीएनए, आरएनए केंद्रक में होता है। और डीएनए कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइट्रो, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में होता है। यह रक्त का घटक नहीं होता है। डीएनए रक्त का घटक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि, ध्वनि के कारण जो शोरगुल होता है, शोरगुल यानी कि आवाज जो होता है, बहुत ज्यादा आवाज, आवाज जो निकलता है ध्वनि के कारण, वो हम मापते हैं किस में? ध्वनि का शोरगुल जो है वो मापते हैं किस में? तो आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। डेसिबल में मापते हैं ध्वनि का शोरगुल। डेसिबल में मापते हैं। आप लोग अभी तक कमेंट करके नहीं बताए। 2.2, हम पूछे थे कि 2.2 जो है वह अम्लीय हुआ या क्षारीय हुआ? नींबू का पीएच मान अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रक्तलप्ता यानी कि रक्त की कमी। रक्तलप्ता यानी कि रक्त की कमी। रक्त की कमी जो है वह संबंधित है, रक्त की कमी संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। निम्न हीमोग्लोबिन से। रक्त की कमी, रक्त की कमी को कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी। अम्लीय है। अंजलि कुमारी जी, अम्लीय है सही है आपका आंसर। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। क्या है यह? अम्लीय है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्तलप्ता संबंधित है किससे? निम्न हीमोग्लोबिन से। यानी कि रक्त की कमी, रक्त की कमी को हम निम्न हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य। सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य जो होता है, सामान्य व्यक्ति की जो सामर्थ्य होता है वह कितना अश्वशक्ति होता है? सामान्य व्यक्ति का जो, सामान्य व्यक्ति का जो सामर्थ्य होता है वह अश्वशक्ति में बताना है। कितना होता है? अश्वशक्ति में बताना है। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य जो होता है, सामर्थ्य जो होता है वह कितना अश्वशक्ति होता है? तो 0.05 से
0.05 से एक अश्व शक्ति होता है। 0.05 से एक अश्व शक्ति होता है। एक अश्व शक्ति होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि हमारे भोजन में जो लौह तत्व की कमी को जो पूर्ति करता है, लौह तत्व की कमी को जो पूर्ति करता है, लौह तत्व की पूर्ति जो करता है हमारे भोजन में, वह सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि उसका प्रमुख जो स्रोत होता है वह किससे होता है? तो पालक से। पालक क्या है? पालक लौह तत्व की प्रमुख स्रोत है। लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक है। पालक हमारे भोजन में लौह तत्व की मात्रा को पालक के द्वारा पूर्ति किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन, ये अध्ययन वाला आप लोगों को सब याद होगा। बताइएगा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? डैश तरंगे होती है। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? लंबवत। लंबवत ध्वनि तरंगे हवा में लंबवत होती है। ध्वनि तरंगे हवा में लंबवत तरंगे होती है। लंबवत तरंगे होती है। लंबवत तरंगे होती है। अगला प्रश्न है, समीकरण E बराबर एम सी स्क्वायर में C क्या दर्शाता है? समीकरण E बराबर एम सी स्क्वायर में C किसको दर्शाता है? यानी कि बताना है कि C किसको दर्शाता है? C, तो C क्या दर्शाता है? प्रकाश के वेग को। प्रकाश के वेग यानी प्रकाश की गति को दर्शाता है C। और E क्या है? E एनर्जी यानी कि ऊर्जा को दर्शाता है। ई ऊर्जा को दर्शाता है। ऊर्जा को दर्शाता है। और एम क्या है? द्रव्यमान को। द्रव्यमान को। द्रव्यमान को। एम द्रव्यमान को दर्शाता है। ई ऊर्जा को दर्शाता है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। और सी प्रकाश के वेग को दर्शाता है। और यह किसने दिया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये समीकरण किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने। आइंस्टीन। आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? विटामिन ई के कमी से। विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी, अगर शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उससे निर्मित जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी यानी कि प्रजनन क्षमता जो होगा वह क्या हो जाएगा? उसमें कमी आ जाएगा। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता या जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। 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 विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु के बारे में। जीवाणु का जो पता लगाया था सर्वप्रथम किसने लगाया था? जीवाणु का पता यानी कि जीवाणु का खोज किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक। जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक। और कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज कब? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में किया था। और यह कैसा कोशिका था? तो मृत कोशिका था। मृत कोशिका। मृत कोशिका। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। मृत कोशिका का। और जीवित कोशिका कहे या जीवाणु कहे तो जीवाणु का खोज किसने किया? ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने। अगला प्रश्न देखेंगे, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल जो होता है, बादल, आकाश में जो बादल है, बादल वह किस मंडल में अवतरित? अवतरित यानी कि बादल जो तैरता है वह किस मंडल में तैरता है, अवतरित होता है? टेकोफेरॉल। सही है, टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम। कौन सा मंडल में अवतरित होता है बादल? तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में।
अगला प्रश्न है सार्वभौम प्राप्तकर्ता। सार्वभौम प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता लुवेनहॉक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सार्वभौम प्राप्तकर्ता इसे सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही, सर्वग्राही या प्राप्तकर्ता क्या होगा? ए बी हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन सा है? ए बी है, ए बी। और सर्वदाता कौन सा हो जाएगा? तो ओ हो जाएगा, ओ निगेटिव, सर्वदाता। सर्वदाता, सर्वदाता क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ओ निगेटिव सर्वदाता हो जाएगा, सर्वदाता रक्त ग्रुप। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई किया जाता है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई कलई किया जाता है, यानी कि परत ऊपर चढ़ाया जाता है, यानी कि लेप चढ़ाया जाता है। लोहे पर जो लेप चढ़ाया जाता है जंग से बचने के लिए, वह किसका लेप चढ़ाया जाता है? किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जस्ते का। जस्ते का यानी कि जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिंक का। और लोहे पर जो जंग लग जाता है तो उस पर जंग लगने के बाद उसका वजन क्या हो जाता है? वजन, वजन क्या हो जाता है? वजन बढ़ता है, बढ़ता है। और आयु क्या हो जाता है? लोहे का जो आयु होता है वो क्या हो जाता है? घटता है। लोहे की आयु घट जाती है और वजन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं ब्रह्मांड में? अभिनव तारा। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है उसे क्या कहते हैं? अभिनव तारा। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा उसे क्या कहते हैं? अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, 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 मृग मरीचिका या तृष्णा बनने का कारण क्या होता है? मृग मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा या मृग मरीचिका बनता है। मृग मरीचिका या मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रांगा, रांगा मिश्र धातु है। रांगा जो है वो मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का, टीन और सीसा का। टीन को क्या कहते हैं? एसएन कहते हैं, एसएन। इसका परमाणु जो संकेत है वो क्या है? एसएन है। और सीसा का क्या है? पीबी है, पीबी, पीबी है। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होता है। बायोगैस, बायोगैस जो है वह, बायोगैस जो है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है? यानी कि बायोगैस जो है मिश्रण है, मिश्रण होता है। इसमें मीथेन है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सब होता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है इसमें? मीथेन होता है। बायोगैस में क्या होता है मुख्य रूप से? मीथेन होता है, मीथेन। और मीथेन सबसे अधिक पाया जाता है। मीथेन इसमें जो है वह 55 से 75% तक पाया जाता है। मीथेन इसमें 55 से 75% तक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि जो है, प्रतिध्वनि वह किसके कारण होता है? प्रतिध्वनि तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। यह प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। क्या होता है प्रतिध्वनि? ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है। कोशिका, कोशिका के अंदर जो सूचना का प्रवाह करता है, सूचना का प्रवाह करता है वो किसके द्वारा होता है? सूचना का जो प्रवाह होता है कोशिका के अंदर, सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा होता है। आरएनए के द्वारा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबो, राइबो न्यूक्लिक, न्यूक्लिक, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए का कार्य क्या होता है?
अनुवांशिक गुणों का वाहन, डीएनए, डीएनए गुणों का वाहन, गुणों का वाहन, अनुवांशिक गुण का वाहन करता है डीएनए, अनुवांशिक गुणों का वाहन करता है डीएनए, और आरएनए क्या करता है? आरएनए सूचना का प्रवाह करता है, आरएनए सूचना का प्रवाह करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है। दो बीमारी का नाम है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। ये क्या है? बीमारी का नाम है। ग्लूकोमा ट्रेकोमा क्या है? बीमारी का नाम है। तो यह बीमारी कहाँ पर होता है? यह बीमारी कहाँ पर होता है? किससे संबंधित है? तो आंखों से, आंखों से। ग्लूकोमा ट्रेकोमा आंख में होता है बीमारी। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आंख में होता है बीमारी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हेनरी, हेनरी, हेनरी जो होता है, हेनरी जो होता है वह इकाई है, ऐसा इकाई है किसका? हेनरी ऐसा इकाई किसका है? तो प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का, प्रेरक्त का, प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का। हेनरी क्या है? ऐसा इकाई है प्रेरकत्व का। हेनरी ऐसा इकाई है, ऐसा इकाई है प्रेरक्त का, प्रेरकत्व का। अगला प्रश्न देखेंगे। आरएनए आंखों से संबंधित है, ग्लूकोमा ट्रकोमा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि सामान्य जो आंख है, सामान्य आंख जो है, यानी कि जो जिसका आंख सही है, जिसका आंख सही है, वह न्यूनतम यानी कम से कम कितनी दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है? स्पष्ट रूप से देख सकता है, कम से कम कितनी दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यानी कि तो लगभग कह सकते हैं 10 इंच, 10 इंच, 10 इंच दूरी जो होता है वह न्यूनतम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से 10 इंच की दूरी देखा जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एलपीजी किसका मिश्रण है? एलपीजी सिलेंडर में जो होता है, एलपीजी, एलपीजी जो होता है सिलेंडर में, वह उसमें मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है एलपीजी में? तो ब्यूटेन व प्रोपेन का। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मुख्य रूप से मिश्रण होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? कास्ट आयरन, कास्ट आयरन तन्य होता है, यानी कि कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन जो होता है वह तन्य हो जाता है। कास्ट आयरन को तन्य बनाने के लिए, तन्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कास्ट आयरन में तो तन्य बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मैग्नीशियम मिलाया जाता है। मैग्नीशियम मिलाकर कास्ट आयरन को तन्य बनाया जा सकता है, तन्य बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत ऊर्जा मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मीटर क्या कहलाता है? मीटर, मीटर क्या कहलाता है? उपयोग किए जाने वाले मीटर को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा जो घरेलू विद्युत ऊर्जा जो मापते हैं उस मीटर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मीटर कहते हैं। उसको मापते हैं किलोवाट घंटा मीटर में, किलोवाट घंटा मीटर में मापते हैं, किलोवाट घंटा मीटर में मापते हैं। अगला प्रश्न है किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? संग्राहक सेल, यानी कि बैटरी जो होता है, बैटरी जो होता है सेल, वो संग्राहक सेल कहलाता है। कौन सा सेल? कौन सा सेल संग्राहक सेल कहलाता है? कौन सा सेल संग्राहक सेल कहलाता है? संग्राहक सेल कहते हैं किसे? द्वितीयक सेल को। द्वितीयक सेल को क्या कहते हैं? संग्राहक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक, किस पदार्थ के, यानी पदार्थ का नाम बताना है
जिसका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का जो ताप गुणांक होता है, प्रतिरोध का ताप गुणांक जो होता है लगभग शून्य होता है। पदार्थ का किस पदार्थ के प्रतिरोध गुणांक जो होता है, टी, कुमारी माया जी, KWH, टी नहीं होगा, एच होगा। किस पदार्थ का प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होगा। प्रतिरोध का जो ताप गुणांक होगा, प्रतिरोध का जो ताप गुणांक होगा वह शून्य किसका होगा, इसका प्रतिरोध शून्य होगा, उसका प्रतिरोध का ताप गुणांक भी शून्य होगा। क्या हो जाएगा, सिल्वर का, सिल्वर सिल्वर जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसका कहने का मतलब होता है कि इसमें प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। और प्रतिरोध शून्य होगा तो इसका ताप गुणांक जो होगा, प्रतिरोध का ताप गुणांक जो होगा, ताप गुणांक भी क्या हो जाएगा, ताप गुणांक भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ताप गुणांक भी शून्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न क्या है, बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है। बैटरी की अवस्था, बैटरी यानी सेल की अवस्था जो होता है, अवस्था उसे ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है किसमें, बैटरी की अवस्था जो है वह ज्ञात किया जाता है वोल्ट मीटर में। बैटरी की अवस्था जो है वह ज्ञात किया जाता है वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है। पीतल 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 आप लोगों को पता है कि यह मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। तो इसमें तांबे के अलावे कौन सी धातु मिलाया जाता है। पीतल जो है वो मिश्र धातु है, उसमें तांबा दिया गया है, और तांबे के अलावे और कौन सी धातु मिलाया जाता है, कौन सी धातु मिलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, जिंक मिलाया जाता है, जिंक मिलाया जाता है। पीतल जो है तांबे और जिंक यानी जस्ते का मिश्र धातु है, तांबे और जस्ते का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। अश्रु गैस का, इससे पहले हम लोग देखे थे लाफिंग गैस, लाफिंग गैस को क्या कहते थे, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और यहाँ पर है अश्रु गैस, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन, क्लोरोएसिटोफिनॉन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, क्लोरोएसिटोफिनॉन। और लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, वाशिंग सोडा का सूत्र, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो जाता है वाशिंग सोडा का। और खाने वाला सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग बेकिंग सोडा जो होगा, बेकिंग सोडा जो हो जाएगा उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम 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 बाइकार्बोनेट, 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 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा बेकिंग सोडा का। अगला प्रश्न है, जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया था। जीन कोक, जीन कोक, जीन जो है, जीन वह डीएनए की इकाई है, क्लोरो एसिटोफिनोन, सही है। जीन जो है वो क्या है, डीएनए की छोटी इकाई है, डीएनए, डीएनए की छोटी इकाई है जीन। और इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, आइसोलेट किया गया था किसके द्वारा, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा। अनुवांशिकी कोड का भी खोज किया गया था, अनुवांशिकी कोड का, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी कोड, अनुवांशिकी कोड का खोज किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, शनि के रिंग्स, शनि के रिंग्स का श्रेय किसे जाता है, शनि के रिंग्स के खोज का, शनि, शनि ग्रह जो होता है, शनि ग्रह, उसमें जो रिंग होता है, रिंग
जिसे छल्ला भी कहते हैं, छल्ला भी कहते हैं, उसका जो खोज किया गया था शनि ग्रह के अंदर, जो रिंग होता है, छल्ला जो होता है, उसका खोज किया गया था। वो खोज का श्रेय किसे जाता है? तो गैलीलियो को। शनि के रिंग्स का जो खोज किया था, वो किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो ने किया था शनि के रिंग्स की खोज, गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लेंस का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? लेंस का नियम, लेंस का जो नियम है वो किससे संबंधित है? लेंस का नियम जो है वो किससे संबंधित है या किसके संरक्षण का नतीजा है? लेंस के नियम के द्वारा किसका संरक्षण किया जाता है? तो लेंस के नियम के द्वारा ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है, लेंस के नियम के द्वारा ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जी की इकाई, जी की इकाई क्या होता है? जी की इकाई क्या होता है? जी की इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी का जो होता है ग्रुप, जी का जो बल होता है, एफ बराबर क्या होता है? m1 m2 बटा में आर स्क्वायर होता है, m1 m2 बटा में क्या होता है? आर स्क्वायर। ये दो पिंडों के बीच की, अगर दो पिंड है तो इसके बीच का जो दूरी होगा यह आर स्क्वायर हो जाएगा, दूरी हो जाएगा आर स्क्वायर, दूरी। और m1 पहले पिंड का और दूसरे पिंड का m2 द्रव्यमान है। और इसका जब निकालेंगे, इसका इकाई जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा में m1 m2 हो जाएगा। तो एफ को न्यूटन से डिनोट करते हैं, एफ बल का जो इकाई होता है न्यूटन होता है, तो न्यूटन हो गया। और आर जो होता है मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब प्रति, द्रव्यमान को मापते हैं किसमें? केजी में मापते हैं। तो ये हो गया द्रव्यमान वन का, पहले पिंड का और दूसरे पिंड का, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह ये बना है इसका इकाई, इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, और यह लास्ट प्रश्न लग रहा है, यह लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का। अगला क्लास होगा, मेरे क्लास का लास्ट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है प्रश्न? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है किसका रासायनिक सूत्र है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है? तो कास्टिक चूना का, कास्टिक चूना से क्या कहते हैं? कास्टिक चूना को सिलेक्ट लाइम, कास्टिक चूना को क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइम, कास्टिक चूना को सिलेक्ट लाइम कहते हैं। और ये आज का लास्ट प्रश्न है मेरे क्लास का। और अगला क्लास जो होगा वो शशिकांत सर का होगा। तो चलिए आज हम अपने क्लास को पूर्ण विराम देते हैं। आप सभी को गुड नाइट मेरे तरफ से। अगला क्लास कीजिए। आइए शशिकांत सर।